नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 8 जून 2021 को अपनी अधिगम के आकलन से संबंधित क्लास, जिसमें विश्लेषणात्मक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जिसके सोपान जो तय हैं, उन सोपानों को चर्चा करी जाएगी। सोपानों में मुख्य रूप से जो संज्ञानात्मक उद्देश्यों की जो बात की जा रही है, यानी कि कॉग्निटिव जो एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। उद्देश्यों की जब बात करते हैं, एक छात्र अध्यापक या एक शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाता है तो उसकी पूर्व तैयारी जिस प्रकार से करता है, उसकी चर्चा हमने पूर्व कक्षा में की थी कि वो किस तरीके से अपना परिचय, जो विश्लेषक होता है उसका परिचय होता है, जिसमें विद्यालय का नाम, महाविद्यालय का नाम, साथ ही साथ जिस विश्वविद्यालय से वो बीएड पाठ्यक्रम कर रहा है उसका नाम, उसके अनुक्रमांक, उस विषय का नाम, उसके विषय का प्रकरण का नाम, उसकी उप इकाइयाँ तय की जाती है, वो क्या पढ़ाना चाहता है उसके बारे में उसकी जानकारी दी जाती है। तमाम चीज़ें उसके सोपान में अंतर्गत आती है, जिसमें विशिष्ट उद्देश्य भी उसमें अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, जिसको संज्ञानात्मक तरीके से देखते हैं। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है, विशिष्ट संज्ञानात्मक उद्देश्यों की बात की जा रही है। उसमें मूलभूत जो ऑब्जेक्टिव उसमें शामिल हो जाता है, उसमें ज्ञानात्मक होते हैं, अवबोध होते हैं, ज्ञानोपयोग होते हैं, कौशल होते हैं, अभिरुचि होते हैं, अभिव्यक्ति होते हैं। विशेष जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों पर आधारित वो पाठ योजना निर्धारित होती है। फिर भी हम संज्ञानात्मक उद्देश्यों में जो क्रमानुसार उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसमें नॉलेज यानी ज्ञान जो विशिष्ट उद्देश्य है वो सर्वोपरि रहता है। विशिष्ट उद्देश्यों में ज्ञान या ज्ञानात्मक या नॉलेज जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें मूलभूत उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसमें मूलभूत काम है। ज्ञानात्मक में जिस ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखकर पाठ योजना का निर्माण, दैनिक पाठ योजना का निर्माण, डेली लेसन का निर्माण जो किया जाता है, उसमें परिभाषा या पहचान करना, परिभाषा का निर्माण करना, पाठ के दिए गए उस प्रकरण के आधार पर, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर उस प्रकरण की पहचान करना, जो पहले जो पढ़ा है उसको प्रत्यभिज्ञान करना, उनकी पुनः पहचान करना, साथ ही साथ लेखन करना, चयन करना, मापन करना, सूची बनाना इत्यादि काम ज्ञान में या नॉलेज में आते हैं। जिस तरीके से मैंने पूर्व में बताया था कि भारत की प्रमुख उपजें, जिसमें रबी, खरीफ, जायद, ये जो प्रकरण अपने लिया था उसकी उप इकाइयाँ बनाई थी, जिसमें खरीफ की फसल, जायद की फसल, रबी की फसल, इनको ध्यान रखते हुए एक मेजरमेंट बनाया जाता है। उसी के आधार पर उसके ऑब्जेक्टिव, उसकी उप इकाइयाँ तय की जाती है। हम समयानुसार उस समय अवधि में जिन जिन इकाइयों को जिन कालाशों में पढ़ेंगे, उसकी भी रूपरेखा बनानी बहुत ज़रूरी होती है। तो विशिष्ट उद्देश्यों में ज्ञानात्मक आधार पर हम जो प्रकरण या उप इकाई का चुनाव करते हैं, उस उप इकाई का चुनाव करने के बाद हमें 2 कालांशों में उस उप को पूरा करना पड़ता है। तो उसकी उप इकाई को पूरा करने के लिए उसके विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण में ज्ञानात्मक ज्ञान का उपयोग करते हुए हम छात्रों के पूर्व ज्ञान को टटोलते हुए उस प्रकरण से संबंधित उसकी पहचान करवाएंगे। पहचान करवाने के बाद उसको रिकॉल करवाएंगे, उसको पुनः प्रतिभिज्ञान कराएंगे, ताकि बच्चा उसके बारे में जानता है या नहीं जानता है, उसकी समझ कहाँ तक विकसित है, क्या उसके बारे में ज्ञान रखता है नहीं रखता है। फिर उसको चुनाव कराएंगे। चुनाव कराने का मतलब वोटिंग का नहीं, कि जो उसको जानकारी में है वो किन किन बिंदुओं को जानता है उसका चुनाव करें। कहाँ मैं खरीफ के बारे में जानता हूँ, मैं रबी के बारे में जानता हूँ, या जायद के बारे में जानता हूँ, इत्यादि आगे। तो उसके ज्ञान के आधार पर उस पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है।
वो उसके आगे पढ़ने के लिए जिज्ञासु हो जाता है, तत्पर हो जाता है, सीखने के लिए आमादा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से उससे संबंधित जुड़ी जानकारी वो एकत्रित करेगा, लेखन करेगा, उसको सूचीबद्ध करेगा, उसका मापन करेगा। मैंने जो ज्ञान पूर्व में पढ़ रखा था और अब जो पढ़ा, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर पाएगा। ठीक उसी तरह से जब कोई बालक को मटर, चना, जौ ऐसी वस्तुएं उसको प्रदान कर दी जाएगी, तो उससे ये पता लगेगा कि वो इन वस्तुओं को पहचानता है, जानता है, क्योंकि वो रबी की फसल से जुड़ा हुआ है, उसका प्रकरण वो है। वो वस्तु उसको प्रत्यक्ष ला के देंगे तो उसको पहचान हो जाएगी कि इसके बारे में जानता हूँ, उसके बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान है, पहचान है। मैं उस पर चुनाव कर सकता हूँ कि हाँ, ये रबी की फसल है। अगर मैं मुझको मक्का, मूंगफली इत्यादि वस्तु ला के दूंगा तो उसको ये पता पड़ जाएगा ये खरीफ की फसल है। और जब तरबूज और खरबूज के बारे में उसका अवगत करूँगा तो वो पहचान कर लेगा कि ये खरीफ की, या सॉरी खरीफ की, रबी ना होकर ये जायद की फसल है। तो बच्चों को उससे जोड़ना, उसका मापन करना, उसको सूचीबद्ध तरीके से करना कि कौन कौन सी फसल किस किस रूप में उपस्थित होती है। फिर दूसरा जो ऑब्जेक्टिव आता है अवबोध, समझ, अंडरस्टैंडिंग। बालक जो अवबोध या अंडरस्टैंडिंग की जो बात करता है, समझ का विकास करता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का जो ऑब्जेक्टिव है उसके पास तो है ही। अब उसको अवबोध यानी कि समझ का विकास करना है, तो उसके लिए वह स्पष्ट करना सीख जाएगा विषय वस्तु को। स्पष्ट करने के बाद वो व्याख्या करना सीख जाएगा, पहचान करना सीख जाएगा, वर्गीकरण करना सीख जाएगा, तुलना करना सीख जाएगा। और जब गुणों का वर्णन करना, चित्रण करना और प्रदर्शन करना, उनको सारांश के रूप में सम्मिलित करना, उनकी व्याख्या करना तुलनात्मक रूप से, ये सब बातें उसको पता पड़ जाती है, क्योंकि उसको खरीफ और रबी की फसल के बारे में तुलनात्मक अध्ययन आना चाहिए, जो आना चाहिए था वो आ जाता है। खरीफ और जायद फसल के तुलनात्मक अध्ययन किस तरीके से करेगा, उसकी व्याख्या करना आ जाता है, उनके गुणों की पहचान करना आ जाता है, गुणों को डिफाइन करना आ जाता है, वर्गीकरण करना आ जाता है। उन दोनों फसलों के यानी कि तीनों फसलों के तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से उसके गुणों अवगुणों के बारे में भी समझ लेता है। फिर बात आता है कि वो हर विषय वस्तु को, चाहे वो किसी भी रबी की बात करो, खरीफ के, जायद के, तो उनकी स्पष्ट पहचान करना भी वो सीख जाता है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव आता है अनुप्रयोग, यानी कि ज्ञानात्मक, यानी एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं, अनुप्रयोग या प्रयोग या ज्ञानोपयोग की बात करते हैं। जब एप्लीकेशन में पाठ योजना का जो प्रयोग होता है कि उसने ज्ञान का प्रयोग कर लिया, अपनी समझ का विकास कर लिया, वो गुणों को वर्गीकरण करना सीख गया, व्याख्या करना सीख गया, तुलनात्मक अध्ययन करना सीख गया, उसके बाद उसके ज्ञान को हम एप्लीकेशन करते हैं कि वो ज्ञान कहाँ तक सीखा, उसने अपने ज्ञान के भंडार को कहाँ तक वृद्धि की है, क्या वो एक शिक्षक द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसको कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन में ला रहा है, नहीं ला रहा है, उसका एप्लीकेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब उसके ज्ञान का प्रयोग करना है, तो हम प्रयोग करने के साथ साथ उसको ये देखेंगे कि वो उन उद्देश्यों के आधार पर अपने ज्ञान का उपयोग करना सीख गया है, वो रचनात्मक कार्य करना जानता है कि नहीं जानता है, उसके कौशल का निर्माण होना शुरू हो गया कि नहीं हो गया, कि उनको प्रदर्शन करना आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको किसी वस्तु के माध्यम से उसको गिनाने या गणना करना आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई वस्तु उसको बना दी गई तो उसकी आकृति बनाना आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको परिमार्जित, उसकी और अधिक से अधिक उसका निखार करना आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको हल करना आ रहा है नहीं आ रहा है, या चयन करना आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सभी चीज़ें उसके ज्ञान में लाया जाता है। उसके कौशल का निर्माण करना, उसके स्किल का डेवलपमेंट करना ज्ञानोपयोग कहलाता है। हम जो भारत के प्रमुख उपजों के बारे में जब उसके इकाई को लेकर उप इकाइयों का निर्माण किया, तो उसमें उप इकाइयों में हमने रबी खरीफ फसलों और उनके बारे में बताया, बच्चों को वास्तविक वस्तु से उसका अवगत करवा दिया। जब उसके तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता है तो उसको खरीफ और रबी फसलों के बारे में बताकर उनको उनके संबंधित चित्र बनाने के लिए कहा जाता है।
कि उनके चित्र निर्मित कीजिए कि खरीफ का फसल कैसा पौधा होता है, मक्के का फसल कैसे कैसे होती है, मूंगफली का आकार कैसे होता है, गेहूँ की जो फसल होती है उसकी आकृति कैसी होती है, तरबूज कैसा होता है, खरबूज कैसा होता है, उसकी आकृतियों का निर्माण करने, उनके रेखा चित्र के माध्यम से उनका डेवलपमेंट करें। ये तमाम जानकारियाँ उसमें निर्धारित होती है। तो छात्रों, हम ज्ञानात्मक के बारे में तो सीख गए। अब आगे आने वाले जो ऑब्जेक्टिव है विशिष्ट उद्देश्यों में, वो आगे की कक्षा में हम सीखेंगे। आज की कक्षा यहीं तक है। कल हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए धन्यवाद।